माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता लेकर आ रही हूँ आपके लिए वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर डिप्लोमा कोर्स। यह वीडियो लेक्चर सीरीज राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए विशेष रूप से तैयार की जा रही है, किंतु इस वीडियो लेक्चर सीरीज से इंजीनियरिंग के अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमारा विशेष प्रयास है कि हमारे छात्र सरलता से और सुगमता से तकनीकी विषयों के सिद्धांतों को समझ सकें, आत्मसात कर सकें। हमारा सब्जेक्ट है वायरलेस कम्युनिकेशन एंड मोबाइल कंप्यूटिंग, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और हम पढ़ने जा रहे हैं आज टॉपिक रेडियो वेव प्रोपोगेशन फंडामेंटल्स। Outcome of the module. At the end of the module, student will learn about free space radio wave propagation, mechanism and received power and losses. इस मॉड्यूल के अंत में स्टूडेंट समझ सकेंगे कि फ्री स्पेस रेडियो प्रोपोगेशन क्या होता है, रेडियो वेव्स के विभिन्न प्रोपोगेशन के मैकेनिज्म्स क्या हैं, और जो रिसीव्ड पावर होता है एंटेना के पास जो रिसीव्ड पावर पहुंचता है वो क्या है, और जो ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर के बीच में लॉसेस होते हैं वो क्या किस प्रकार के होते हैं। LOS एंड NLOS प्रोपोगेशन। पहला पॉइंट, EM वेव्स प्रोपोगेट इन स्ट्रेट लाइन। ये सबसे पहले हम समझ लें कि जो रेडियो वेव्स होती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो हमेशा सीधी रेखा में ट्रैवल करते हैं। जिस प्रकार की लाइट जो है वो सीधी रेखा में ट्रैवल करती है, वैसे ही EM वेव्स या रेडियो वेव्स जो हैं वो भी सीधी रेखा में ट्रैवल करती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन LOS। Line of sight propagation is a characteristic of EM wave propagation, which means waves travel in direct path from source to the receiver. लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन का मतलब ये होता है कि जब ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर तक, चाहे उनकी लोकेशन कैसी भी हो, ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर तक अगर डायरेक्ट रेडियो वेव्स पहुंच रही हैं, है ना, डायरेक्ट पहुंच रही हैं, तो वो लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन कहलाता है। जैसे कि हम जो है अपनी छत पे खड़े होकर चांद को भी देख लेते हैं, है ना, जबकि वो कितने लाखों मील दूर है, लेकिन हम उसको देख लेते हैं क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, और हमारी आँख के ऊपर जो है चांद का प्रकाश सीधी सीधी डायरेक्ट वेव्स में आ जाता है। तो ये जो है लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन का एक उदाहरण है। तो इसी तरह से अगर किसी भी ट्रांसमीटर एंटेना से रिसीवर एंटेना तक अगर सीधी रेखा में रेडियो वेव्स पहुंच जाए तो उसको लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन कहते हैं। दूसरा टाइप का प्रोपोगेशन है NLOS, यानी कि नॉन लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन। इस प्रोपोगेशन मेथड में द EM वेव्स रीच द रिसीवर फ्रॉम डिफरेंट पाथ्स आफ्टर रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग एट्सेट्रा। मतलब कि जब रेडियो वेव्स जो है वो सीधी ना पहुंचकर विभिन्न मार्गों से ट्रांसमीटर एंटेना से रिसीवर एंटेना तक पहुंचती हैं, विभिन्न मार्गों से पहुंचती हैं, चलती सीधी रेखा में है, लेकिन वो अनेक प्रकार के उसमें मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन हो जाता है, डिफ्रैक्शन होता है ना। इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बाद अगर जो रेडियो वेव्स जो हैं वो रिसीवर एंटेना तक पहुँचे, तब उस प्रकार के प्रोपोगेशन को हम नॉन लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे फ्री स्पेस प्रोपोगेशन मॉडल, फ्रिस मॉडल। फ्रिस मॉडल जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसका नाम फ्रिस मॉडल है। अब हम पढ़ते हैं फ्रिस मॉडल के बारे में। फ्री स्पेस प्रोपोगेशन क्या है? फर्स्ट पॉइंट, फ्री स्पेस इज अ स्पेस दैट डज नॉट इंटरफियर विथ नॉर्मल प्रोपोगेशन ऑफ रेडियो वेव्स। यानी कि अगर किसी ट्रांसमीटर से रेडियो वेव्स निकल रही हैं और आसपास कोई भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं है, कोई भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तब वहाँ पर जो वेव्स ट्रैवल करेंगी वो फ्री स्पेस में ट्रैवल करेंगी। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, आइसोट्रोपिक एंटेना रेडिएट्स इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस। अब हम यहाँ एक विशेष प्रकार का एंटेना देख रहे हैं, आइसोट्रोपिक एंटेना। ये एक ऐसा एंटेना है जो कि चारों तरफ एक जैसा अपनी वेव्स को ट्रांसमिट करता है ना, चारों तरफ एक समान ट्रांसमिट करता है। जैसे कि एक बल्ब अगर हम ले लें, जो पुराना इनकैंडिसेंट बल्ब आता था पुराने ज़माने में, बल्ब है ना, गोल शेप का बल्ब है, अगर हम उसको कमरे में लगाते हैं तो वो बल्ब जो है वो चारों तरफ एक समान प्रकाश देता है, एक समान प्रकाश, चाहे ऊपर हो, नीचे हो, आगे हो, पीछे हो, चारों तरफ एक समान प्रकाश देता है ना। तो इस प्रकार के
का जो एंटेना है वो आइसोट्रोपिक एंटेना कहलाएगा, है ना। जैसे कि चंद्रमा और सूर्य जो है, सूर्य भी आइसोट्रोपिक होता है ना, क्योंकि सूर्य चारों तरफ एक सी रोशनी भेजता है ना। तो आइसोट्रोपिक एंटेना जो होता है वो चारों तरफ एक समान रेडिएट करता है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे आगे एंटेना, तो हम डायरेक्शनल एंटेना के बारे में भी पढ़ेंगे। और डायरेक्शनल एंटेना जो होते हैं वो एक ही दिशा में प्रोपोगेट करते हैं, बाकी दूसरी दिशाओं में प्रोपोगेट नहीं करते। जैसे कि टॉर्च, टॉर्च जो होती है, जब हम अंधेरे में टॉर्च की रोशनी डालते हैं तो रोशनी एक ही दिशा में जाती है, बाकी सब दिशा में अंधकार रहता है ना। तो ये जो है ये डायरेक्शनल प्रोपोगेशन कहलाता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम यहाँ तीसरा पॉइंट समझते हैं। रिसीवर एंटेना इज इमेजिन टू बी लोकेटेड ऑन अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ सरफेस एरिया 4πd², है ना। अब हम यहाँ पर एक इमेजिन कर रहे हैं, बीच में सेंटर में हमारा एक यहाँ पर ट्रांसमीटर एंटेना लगा हुआ है ना, जो कि पीटी पावर ट्रांसमिट कर रहा है। और उसके चारों तरफ हमने एक स्फीयर बनाया है, एक गेंद जैसी बनाई है ना, क्योंकि ये एंटेना जो है वो चारों तरफ एक समान ट्रांसमिट कर रहा है अपनी रेडियो वेव्स, है ना। और ये जो एंटेना है, एक छोटा सा एंटेना हमने यहाँ पर लगाया है, ये एक रिसीवर एंटेना है ना। और इस एंटेना का जो एपर्चर है वो एई है। एपर्चर मतलब कि कितना एंटेना का साइज जो है उसके ऊपर एपर्चर डिपेंड करता है। कि एंटेना का छोटा साइज होगा तो कम रेडियो वेव्स वो रिसीव करेगा, अगर बड़ा साइज होगा, एंटेना एपर्चर बड़ा होगा, तो वो ज़्यादा एनर्जी को रिसीव करेगा, है ना। तो एई जो है वो एंटेना का एपर्चर है। अब पी आर जो है वो रिसीव्ड पावर है, यानी एंटेना कितना पावर रिसीव करता है। और डी जो है वो ट्रांसमीटर एंटेना और रिसीवर एंटेना के बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हमने ये इमेजिन किया कि इस सेंटर में एक ट्रांसमीटर एंटेना रखा है और चारों तरफ एक गेंद जैसा है, उस गेंद की सरफेस में एक छोटा सा रिसीवर एंटेना रखा है। तब इस रिसीवर एंटेना में कितना प्रकाश या कितना रेडियो वेव्स पहुंचेगा, ये हमको इस फॉर्मूला से दिखाया गया है। पावर रिसीव्ड बाय एंटेना पी आर इज इक्वल टू पी टी इंटू ए ई इंटू जी टी डिवाइडेड बाय 4πd²। पी टी इज द ट्रांसमिटेड पावर, ए ई इज द एपर्चर, जी टी का मतलब है ट्रांसमीटर एंटेना का गेन, है ना। तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऊपर, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 4πd², डी² मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रिसीवर पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीटी, पीटी बढ़ेगा तो रिसीवर पावर बढ़ेगा, एई बढ़ेगा तो रिसीवर पावर बढ़ेगा, जीटी बढ़ेगा तो रिसीवर पावर बढ़ेगा। और अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, डी² नीचे दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे तो पी आर कम होगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो पी आर जो है वो कम होगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला जो है ये हमको एक समझ लेना चाहिए, है ना, कि ये फॉर्मूला है जो है वो रिसीव्ड पावर को बता रहा है फ्री स्पेस में। दिस इज द फ्री स्पेस इक्वेशन ऑफ रिसीव्ड पावर, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे फ्री स्पेस प्रोपोगेशन मॉडल, ठीक है। इधर पर फिर से हम ये सब डराइव कर रहे हैं इक्वेशंस जो हमने पहले इक्वेशन लिखा है। ट्रांसमीटर एंटेना इज लोकेटेड एट सेंटर, ट्रांसमीटर पावर इज पीटी, ट्रांसमीटर गेन इज जीटी, पावर रेडिएटेड। अब जब पावर रेडिएटेड कितना होगा उस ट्रांसमीटर एंटेना से, पीटी इंटू जीटी, ये पावर जो है ये उस ट्रांसमीटर एंटेना से निकलेगा। अब रिसीव्ड एंटेना इज लोकेटेड एट डिस्टेंस डी, रिसीव पावर जो है वो पी आर है, एंटेना का अपर्चर ए ई है, और एंटेना रिसीवर एंटेना का गेन जी आर है, जी आर ये रिसीवर एंटेना का गेन है ना। और ऊपर हमने दर्शाया है ट्रांसमीटर एंटेना का गेन, है ना। अब जो ए ई का जो रिलेशनशिप है जी आर से, वो देखिए ए ई इज इक्वल टू जी आर λ² अपॉन 4π। इस इक्वेशन को हम लोग बाद में यूज़ करेंगे अभी, है ना। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं पावर रिसीव्ड बाय एंटेना। यहाँ पर जो पहले इक्वेशन देखा है हमने वही इक्वेशन है, पी आर इज इक्वल टू पी टी इंटू ए ई इंटू जी टी डिवाइडेड बाय 4πd²। अब हम इस इक्वेशन में ए ई की वैल्यू रख देंगे, है ना। ए ई जो है एपर्चर, एपर्चर की वैल्यू हम रख देंगे तो क्या होएगा, जो पावर रिसीव्ड बाय एंटेना हो जाएगा वो हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू पी टी इंटू जी आर इंटू जी टी इंटू λ² डिवाइडेड बाय 4πd², है ना। तो ये जो इक्वेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन हमने प्राप्त किया है यहाँ पर, जिसमें कि पूरा रिलेशनशिप है
है ना। यहाँ पर रिसीव्ड पावर है, ट्रांसमिटेड पावर है ना। यहाँ पर लैम्डा है, यहाँ डिस्टेंस है दो एंटेना के बीच का, और दोनों एंटेना के गेन भी है इस इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन जो है ये फ्री स्पेस मॉडल का इक्वेशन है यहाँ पर, है ना। रेडियो वेव प्रोपोगेशन मैकेनिज्म। अब हम ये देखेंगे कि जो रेडियो वेव्स होती हैं वो एक्चुअल में जब ट्रैवल करती हैं तो वो किस किस प्रकार से ट्रैवल करती हैं, है ना। यहाँ पर देखिए सेंटर में हमको एक बेस स्टेशन दिख रहा है BS। इस बेस स्टेशन पे एंटेना लगा हुआ है यहाँ पर, और इस एंटेना से जो है रेडियो वेव्स निकल रही हैं। यहाँ पर हमने अपना एक मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है ना। अब इस मोबाइल फ़ोन पे देखिए कि वेव्स कैसे कैसे पहुँचती हैं। एक वेव यहाँ पर जो है रिफ्लेक्शन के द्वारा पहुँच रही है। ये जो बिल्डिंग है ये वेव को रिफ्लेक्ट कर रही है। ये वेव जो है वो यहाँ से यहाँ पर आकर और फिर जो है इस बिल्डिंग से टकराएगी और टकराकर फिर अपने मोबाइल फ़ोन पर आएगी, है ना। दूसरी प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है डिफ्रैक्शन की। डिफ्रैक्शन जो है यहाँ पर एक शार्प एजेस हैं। यहाँ एक बिल्डिंग है जिसके शार्प एजेस हैं, वहाँ से जो है जो सिग्नल है वो डिफ्रैक्ट होके अपने फ़ोन तक पहुँच रहा है। तीसरा जो प्रोपोगेशन मेथड है वो है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का जो मतलब हो गया कि जो रेडियो सिग्नल है वो स्कैटर होके और उसके बाद अपने फ़ोन तक पहुंच रहा है ना। और दूसरा है पाथ लॉस यानी शेडोइंग। शेडोइंग का मतलब कि जो मार्ग में जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना, वो थोड़ा थोड़ा सा सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। तो कम क्वांटिटी का सिग्नल जो है वो आगे बढ़ता है। तो इस तरह से कई प्रकार के मैकेनिज्म से होकर सिग्नल जो है वो ट्रांसमीटर एंटीना से रिसीवर एंटीना तक पहुंचता है। अब आइए हम इनका डेफिनेशन पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। देखिए रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। द प्रोपोगेटिंग वेव स्ट्राइक्स ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज लार्ज कंपेयर टू द वेवलेंथ एंड रिफ्लेक्ट्स बैक इन द मीडियम surface of earth, building, wall, etc. This reflected signal interferes with the direct signal causing loss of signal. रिफ्लेक्शन कब होता है, जबकि ऑब्जेक्ट का साइज है ना, ऑब्जेक्ट का साइज अगर वेवलेंथ से कई गुना ज़्यादा है ना। अगर वेवलेंथ से कई गुना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का साइज है तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। अब हम यहाँ पर अगर एक बार वेवलेंथ की बात करें तो अगर हम मोबाइल कम्युनिकेशन में रेडियो में वेवलेंथ की बात करते हैं, है ना, तो मोबाइल कम्युनिकेशन जो है वो लगभग 1 गीगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ होगी वो लगभग 10 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर तक वेवलेंथ होती है। 30 सेंटीमीटर यानी एक स्केल, छोटा सा स्केल होता है जो 1 फुट का, वो स्केल, है ना। तो आप समझ लीजिए कि जो मोबाइल कम्युनिकेशन में जो भी वेव्स आ रही हैं वो 30 सेंटीमीटर से लेकर और उसके 10 सेंटीमीटर के बीच तक की वेवलेंथ होती हैं, है ना। डिपेंड करता है कि कैरियर वेव कितने फ्रीक्वेंसी की है। तो इस वेवलेंथ से अगर बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। अब रिफ्लेक्शन का आप लोग को नियम मालूम होगा कि रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। जो जो जब वेव किसी सरफेस पे पड़ती है और वापस उसी माध्यम में लौट कर आती है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। तो ये नियम का पालन यहाँ पर भी होगा। दूसरा हम पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है। द शार्प एज ऑब्स्टेकल्स और बिल्डिंग कॉर्नर्स कॉज बेंडिंग ऑफ रेडियो वेव्स नोन एज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन कॉजेज लॉस इन सिग्नल। तो जब कभी शार्प एजेस आती हैं बिल्डिंग की, कोई बिल्डिंग है उसका कोना है, वेव्स पड़ेंगी तो वो जो है उस कोने से घूम जाती हैं वेव्स, है ना, बेंड हो जाती हैं वेव्स, है ना। ये बेंडिंग का फिनोमेना जो है वो बहुत ही आश्चर्यजनक फिनोमेना है ना। तो जो शार्प एजेस होती हैं वहाँ पर रेडियो वेव्स झुक जाती हैं, घूम जाती हैं और आगे ट्रेवल करती हैं, तो इसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो डिफ्रैक्शन हमेशा जो है वो शार्प कॉर्नर्स पे होता है ना, मतलब कि स्ट्रेट वॉल्स पे नहीं होगा, कॉर्नर पे होगा डिफ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं स्कैटरिंग। द प्रोपोगेटिंग वेव स्ट्राइक ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ एंड गेट स्कैटर्ड लाइक लैम्प पोस्ट, प्लांट्स, साइन बोर्ड्स, पार्टिकल्स इन एयर, ठीक है ना। जब कभी भी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आता है जिसका साइज जो है वो वेवलेंथ से कम है, तो अगर ऐसे ऑब्जेक्ट से रेडियो वेव जब टकराएगी तो वो स्कैटर हो जाएगी, ठीक है ना। अगर वेवलेंथ से कम है यानी कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि 30 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर से कम है साइज में, है ना, वेवलेंथ से कम है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट से जब ये टकराएगी रेडियो वेव तो वहाँ पर स्कैटरिंग हो जाएगी। स्कैटरिंग यानी कि वो हर दिशा में छितर जाती है यानी कि रिफ्लेक्टेड जो वेव्स निकलेंगी वहाँ से
स्कैटर होके वो चारों दिशाओं में छितर जाएगी, ठीक है। तो इसको हम स्कैटरिंग कहते हैं, है ना। स्कैटरिंग जो है वो कैसे होती है, जैसे उसका एग्जांपल है लैम्प पोस्ट है, छोटे छोटे पौधे हैं या साइन बोर्ड्स हैं जो कि जिनका साइज छोटा छोटा रहता है, वो जो है स्कैटरिंग करते हैं, है ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ड्यू टू वेरिएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर्स द EM वेव बेंड्स। तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ वेव्स, है ना। जब कभी जो एटमॉस्फेयर रहता है उसमें अलग अलग लेयर्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है, चेंज होता है, क्योंकि हीट एटमॉस्फेयर में हमेशा हीट रहती है। जो लेयर सरफेस ग्राउंड के पास होती है वो ज़्यादा हीटेड होती है, यानी कि कम घनत्व की होती है। जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर बढ़ते जाते हैं तो जो है गर्मी कम होते जाती है और डेंसिटी बढ़ते जाती है। जब डेंसिटी बढ़ती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ता है ना। तो रिफ्रैक्शन का जो है सिद्धांत आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो जब वेव रिफ्रैक्ट होती है तो बेंड हो जाती है, ठीक है। तो बेंडिंग की प्रक्रिया भी यहाँ पर होती है रेडियो वेव प्रोपोगेशन में। उसके बाद हम पढ़ते हैं डॉपलर इफेक्ट। The movement of mobile station MS and other moving vehicles result in Doppler shift in the frequency of EM waves which reaches the receiver antenna। यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट हो रहा है। डॉपलर इफेक्ट हमेशा जो है उस वो क्या है, चलित ऑब्जेक्ट्स के कारण होता है, जो चल रही हैं, जो भी वस्तुएं या ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, जैसे कि साइकिल है, स्कूटर है, कार है ना, या ट्रक है, बस है, या मोबाइल जो है वो भी मूव कर रहा है। तो ये सब जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, इनसे जब रेडियो वेव्स टकराती हैं और जब वापस जाती हैं या आगे बढ़ती हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है ना। तो इसको हम कहते हैं डॉपलर शिफ्ट। तो ये जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है तो जो सिग्नल वहाँ पर पहुँचता है रिसीवर में, उसके जो वैल्यू है, उसका जो सिग्नल पावर है वो बदल जाता है, ठीक है। अब हम आखिरी में पढ़ेंगे एक प्रक्रिया जिसको कहते हैं पोलराइजेशन। द पोलराइजेशन ऑफ EM वेव इज प्लेन इन विच इट इज वाइब्रेटिंग। द प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंस द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। द एंटेना शुड बी अलाइन टू प्लेन ऑफ पोलराइजेशन फॉर मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर। अब यहाँ पोलराइजेशन नाम की एक प्रक्रिया है ना। पोलराइजेशन का मतलब होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वो कहाँ किस प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो साइन वेव होती है ना, निरंतर जो है उसकी वैल्यू साइनसॉइडली बदलती रहती है ना। तो पोलराइजेशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो प्रकार के फील्ड रहते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये दोनों जो है आपस में 90 डिग्री पर होते हैं TEM वेव में, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है वो ही पोलराइजेशन की दिशा कहलाती है, उसको माना जाता है। पोलराइजेशन का जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन माना जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होगी वो ही पोलराइजेशन को निर्धारित करेगी, ठीक है। अब इसमें खास बात यह है कि जो रिसीवर एंटेना है उसकी दिशा जो है वो आने वाली जो रिसीव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और एंटेना की दिशा, एंटेना का जो एंटेना जो है वो दोनों सेम प्लेन में होना चाहिए, तभी मैक्सिमम रिसीव पावर होगा। अगर एंटेना अलग दिशा में है और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग दिशा में है तो रिसीव पावर जो है वो कम हो जाएगा, और अगर दोनों 90 डिग्री पर रख देते हैं तो रिसीव पावर बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है पोलराइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मोबाइल फ़ोन जब हम किसी भी दिशा में रखते हैं तो वो पावर रिसीव करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन का एंटेना है ना, वो एक विशेष प्रकार का एंटेना होता है जो कि हर एक दिशा से, है ना, पावर को रिसीव कर सकता है, ठीक है। वो एक हेलिकल एंटेना होता है ना, हेलिकल एंटेना होता है, वो एक स्ट्रेट एंटेना नहीं होता, हेलिकल एंटेना होता है। इसलिए वो किसी भी दिशा में अगर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो सिग्नल को रिसीव कर पाता है, ठीक है। तो पोलराइजेशन को भी हमने समझ लिया। इस तरह से हमने जो है रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन, डॉपलर इफेक्ट और पोलराइजेशन को समझा। अब हम इनका क्या इफेक्ट होता है ये समझेंगे, है ना। प्रोपोगेशन इफेक्ट्स, ठीक है। प्रोपोगेशन में क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, मतलब जब सिग्नल प्रोपोगेट करता है तो उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले होता है उसमें एटेन्यूएशन, ठीक है ना। एटेन्यूएशन का मतलब है इट इज़ द ड्रॉप इन सिग्नल पावर व्हेन ट्रांसमिटिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इट इज़ कॉज्ड बाय ट्रांसमिशन
पाथ लेंथ, ऑब्स्ट्रक्शन एंड मल्टीपाथ इफेक्ट। अब हम देखते हैं कि एटेन्यूएशन क्या है। एटेन्यूएशन का मतलब होता है सिग्नल पावर का घटना, है ना। सिग्नल पावर, हम यहाँ पर एटेन्यूएशन में सिर्फ पावर को मेजर करेंगे, है ना। तो पावर अगर घट जा रहा है, सिग्नल जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रेवल करता है तो उसका पावर जो है वो घटता है। घटने के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन पावर घट रहा है ये हमको देखना है। तो अगर पावर घट रहा है तो उसको हम एटेन्यूएशन कहेंगे, ठीक है। एटेन्यूएशन को हमेशा हम डिनोट करते हैं डेसिबल से, डीबी, ठीक है। डेसिबल्स इज यूज टू डिनोट। जो लॉस होता है डीबी में वो 10 log to the base 10 PR/PT, है ना। तो लॉस डीबी में हम लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू 10, है ना। जब हमको किसी भी लॉस को जब हमको डेसिबल में प्रदर्शित करना है तो उसको क्या करते हैं हम कि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका लॉग निकालते हैं, log to the base 10 PR/PT इंटू 10, ठीक है। तो ये कहलाएगा डेसिबल्स, है ना। यहाँ पर समझो कि जो PR है, एक एग्जाम्पल लिया है हमने, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। समझिए कि PR जो है वो 1 मिलीवॉट है, ठीक है, और PT जो है वो 1 वॉट है ना। तो हमको निकालना है कि इसका 1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1, है ना। तो ये कितना हो गया, इसका हमने log to the base 10 निकालेंगे जब, तो कितना निकलेगा -3, है ना। अब -3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -30 dB, यानी कि जो एटेन्यूएशन है वो -30 dB का है। अगर ट्रांसमिटेड पावर 1 वॉट है और रिसीव्ड पावर 1 मिलीवॉट है तो जो एटेन्यूएशन है वो -30 डेसिबल कहलाएगा। अब हम पढ़ते हैं फेडिंग। फेडिंग ऑफ EM वेव इज द रिडक्शन इन एवरेज सिग्नल पावर एंड टाइम वेरिएशन इन सिग्नल पावर एंड फेज। अब फेडिंग क्या है? फेडिंग एक बहुत मिली जुली घटना है, इसमें कई बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर सिग्नल का कम होना, एवरेज सिग्नल पावर का घटना, इसके साथ साथ सिग्नल पावर का टाइम वेरिएशन होना और फेज और फ्रीक्वेंसी का भी टाइम वेरिएशन होना। टाइम वेरिएशन यानी कि जो है हम देखते हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन पे प्रति क्षण जो है सिग्नल बदलता रहता है। अगर आप उस पर नोट करें, अपने मोबाइल का सिग्नल पावर अगर आप नोट करें, है ना, तो हम देखेंगे कि सिग्नल पावर जो है वो फटाफट फटाफट बहुत तेज़ी से घटता बढ़ता रहता है ना। और उसकी सिर्फ पावर चेंज नहीं होता बल्कि उसका फेज और फ्रीक्वेंसी भी बदलता है। तो इस वेरिएशन का जो मिला जुला इफेक्ट होता है वो फेडिंग कहलाता है ना। फेडिंग दो प्रकार की है, एक लार्ज स्केल फेडिंग है, एक स्मॉल स्केल फेडिंग है। लार्ज स्केल फेडिंग जो है फेडिंग ऑफ वेव ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी पे जो फेडिंग होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस लार्ज स्केल फेडिंग कहलाती है। यानी कि लंबी दूरी यानी कि जब ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर के बीच में बहुत लंबी दूरी है तो सिग्नल में मेनली क्या होगा, डिस्टेंस का लॉस होगा, है ना। जैसे कि क्योंकि सिग्नल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d² है, तो जब डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसके स्क्वायर से सिग्नल जो है घट जाएगा। तो मेनली जब लंबी दूरी पर क्या प्रभाव है, मेन प्रभाव जो है वो डिस्टेंस का है ना। तो लार्ज स्केल फेडिंग में डिस्टेंस के कारण एटेन्यूएशन मेन प्रभाव है, और दूसरा मेन प्रभाव है मल्टीपाथ इफेक्ट, यानी कि बड़ी बिल्डिंग से जो सिग्नल रिफ्लेक्ट होके और डिफ्रैक्ट होके पहुंचता है उसके कारण फेडिंग होती है। ये दो प्रभाव जो है वो लार्ज स्केल फेडिंग में होते हैं। अब हम स्मॉल स्केल फेडिंग देखते हैं। स्मॉल स्केल फेडिंग में फेडिंग ऑफ EM वेव ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम सराउंडिंग्स नियर द रिसीवर एंटेना। रिसीवर एंटेना के आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स जो रिसीवर एंटेना के आसपास हैं, उनसे जो सिग्नल जो है रिफ्लेक्ट और डिफ्रैक्ट और स्कैटर हो रहा है, उसके कारण जो प्रभाव पड़ रहा है वो स्मॉल स्केल फेडिंग कहलाता है। स्मॉल स्केल फेडिंग में 3 मुख्य प्रभाव है। पहला है इंटरफेरेंस ऑफ डायरेक्ट एंड मल्टीपाथ वेव, यानी कि जो हमारे मोबाइल फ़ोन पर डायरेक्ट सिग्नल आ रहा है और टकरा टकरा के सिग्नल आ रहा है, उसमें जो आपस में इंटरफेरेंस होता है उसके कारण सिग्नल कभी घटता है कभी बढ़ता है। एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है। इसको ये है स्मॉल स्केल फेडिंग में आएगा। दूसरा है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट ड्यू टू नियर बाय मूविंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, जैसे कि हम अगर अपनी कार में हम ट्रैवल कर रहे हैं या बाइक में ट्रैवल कर रहे हैं और फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो हम भी ट्रैवल मूव कर रहे हैं, साथ साथ हमारे आसपास जो ट्रैफिक है ना, गाड़ियों का, वो भी मूव कर रहा है। तो सिग्नल जो उससे टकरा के हमको मिलेगा वो डॉपलर इफेक्ट के कारण फेड हो जाएगा सिग्नल। तीसरा है टाइम डिस्पर्जन कॉज्ड बाय मल्टीपाथ डिलेज ड्यू टू नियर बाय ऑब्जेक्ट्स।
अब सिग्नल जब टकरा के पहुंचता है हमारे मोबाइल पे, तो वो सिग्नल जो है ज़्यादा लंबी दूरी तय करके पहुंच रहा है, तो सिग्नल डिले भी हो जाता है, टाइम डिले। और टाइम डिले के कारण क्या होता है, जो बिट्स होती हैं सिग्नल की, बाइनरी बिट्स होती हैं, वो फैल जाती हैं सिग्नल की, है ना, टाइम में स्प्रेड हो जाती हैं, तो डिस्पर्जन इफेक्ट भी आता है। तो इस तरह से जो स्मॉल स्केल फेडिंग में ये 3 इफेक्ट्स के कारण जो सिग्नल है वो जो है बहुत वेरी करता है। एम्पलीट्यूड भी वेरी हो रहा है, मतलब पावर उसका वेरी हो रहा है, फेज भी वेरी हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी भी वेरी हो रही है। अब हम देखते हैं अगला इफेक्ट है नॉइज़। नॉइज़ जो है बहुत प्रकार की नॉइज़ जो है एटमॉस्फेयर में हमेशा प्रेजेंट रहती है। कुछ नॉइज़ जो है वो स्पेस के कारण होती हैं, है ना। कुछ नॉइज़ जो है वो मैन मेड होती हैं, जैसे कि व्हीकल की नॉइज़ है। कुछ नॉइज़ जो है वो कई अनेक प्रकार के सिग्नल जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे टीवी का सिग्नल, रेडियो का सिग्नल, मोबाइल का सिग्नल, ये सब जो है लगातार अपने एटमॉस्फेयर में आजकल ट्रैवल करते रहते हैं, है ना। तो इन सब के कारण अगर कोई भी सिग्नल हमारी चैनल बैंडविड्थ, यानी कि हम जिस चैनल पे बात कर रहे हैं उस चैनल की फ्रीक्वेंसी पर जो भी सिग्नल, एक्स्ट्रा सिग्नल आएगा, वो नॉइज़ बन जाता है ना। जो हमारा फिल्टर होता है, अपने मोबाइल का फिल्टर, वो फिल्टर अपने सिग्नल को भी फिल्टर कर, सिग्नल को पास करता है, साथ में उस बैंड में जो भी नॉइज़ है उसको भी पास कर देता है। मतलब कि नॉइज़ जो है वो अलग नहीं की जा सकती है। ये नॉइज़ जो है वो वाइट नॉइज़ कहलाती है, और ये नॉइज़ जो है वो पूरी फ्रीक्वेंसी पर एक सी फैली हुई होती है। प्रत्येक फ्रीक्वेंसी पर ये नॉइज़ विद्यमान होती है। इसको हम वाइट नॉइज़ कहते हैं, है ना। और वाइट नॉइज़ जो है वो हमेशा प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमने 3 इफेक्ट्स देखे, एटेन्यूएशन, फेडिंग और नॉइज़। इस स्लाइड पर जो है लॉसेस के प्रकार दिखाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक एमिटर है जो कि पीटी पावर ट्रांसमिट कर रहा है। इसमें एलटी जो है वो सिस्टम लॉस आ गए हैं, है ना। इस सिस्टम के कारण फीडर केबल फिल्टर के कारण लॉस, और जीटी जो है वो गेन है, एंटेना का गेन, है ना। तो गेन सिग्नल को बढ़ाता है और लॉस सिग्नल को घटाता है। उसके बाद ये वाला जो एल है ये पाथ लॉस है, यानी कि सिग्नल ट्रेवल करेगा, पाथ लॉस होएगा। फिर जी आर जो है ये रिसीवर एंटेना का गेन है, तो गेन जो है वो एक अच्छी क्वांटिटी होती है। साथ में यहाँ पर एल आर भी है, एल आर यानी कि जो सिग्नल सिस्टम को घटा रहे हैं, और पी आर जो है रिसीव पावर है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है गेन जो है वो हमेशा सिग्नल को बढ़ाता है, और लॉसेज जो है वो सिग्नल को घटाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लॉसेज है उसका फॉर्मूला लिखा है। लॉस मुख्य रूप से 3 प्रकार से का एडिशन है, फ्री स्पेस लॉस, मल्टीपाथ लॉस और सिस्टम लॉस, है ना। फ्री स्पेस लॉस हम पढ़ चुके हैं, जो कि डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, है ना। तो फ्री जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा लॉस बढ़ेगा। दूसरा लॉस मल्टीपाथ लॉस है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। मल्टीपाथ लॉस जो है वो सिग्नल जो है कई मार्गों से जब अपने रिसीवर तक पहुंचता है, कि रिफ्लेक्शन के द्वारा, रिफ्रैक्शन के द्वारा, स्कैटरिंग के द्वारा, तब जो लॉस होता है वो मल्टीपाथ लॉस कहलाता है। उसके बाद है सिस्टम लॉस। सिस्टम लॉस जो है वो किसके कारण है, फीडर केबल के कारण, फिल्टर लॉस के कारण, एंटेना लॉस के कारण जो है वो सिस्टम लॉस है। अब हम देखते हैं आखिरी फॉर्मूला जो ब्लॉमक्विस्ट ने लिखा हुआ है, ब्लॉमक्विस्ट फॉर्मूला। ये क्या बताता है कि टोटल लॉस जो है, टोटल लॉस इज इक्वल टू फ्री स्पेस लॉस एफ एस, जो डीबी में दर्शाया गया है, प्लस मल्टीपाथ लॉस जो भी डीबी में दर्शाया गया है, प्लस सिस्टम लॉस वो भी डीबी में है। तो इन तीनों लॉसेस को जब हम डीबी में ऐड करेंगे तो ये जो है टोटल लॉस बन जाएगा, है ना। तो मुख्य रूप से किसी भी सिस्टम में 3 प्रकार के लॉस हैं, है ना, फ्री स्पेस लॉस, मल्टीपाथ लॉस और सिस्टम लॉस, ठीक है। आगे हम देखते हैं इनकी कुछ टिपिकल वैल्यूज देख रहे हैं। जैसे एंटेना फीडर लॉस जो होता है वो लगभग 0 से 4 डेसिबल होता है। एंटेना का जो गेन होता है वो लगभग 0 से 12 डेसिबल का होता है। ये गेन बहुत अच्छी क्वांटिटी है और इसको हमेशा बढ़ाने की कोशिश की जाती है। फिल्टर लॉस जो है वो 0 से 3 डेसिबल्स तक है। मल्टीपाथ लॉस जो है वो 9 से 19 डेसिबल है। पेनेट्रेशन लॉस फॉर इंडोर रिसीवर जो है 10 डेसिबल है। लॉसेस जो है वो सारे जो हानिकारक चीज़ें हैं और इनको हमेशा घटाने की कोशिश की जाती है, और जो डायरेक्शनल गेन है, एंटेना का गेन, उसको हमेशा बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो जब हम लॉस को घटाएंगे और गेन को बढ़ाएंगे तब हमारे रिसीवर पर जो सिग्नल है वो अच्छा मिलेगा, सिग्नल पावर जो है वो रिसीवर पर अच्छा रिसीव होगा, है ना। तो इस तरह से हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। हमने आज की क्लास में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़े। हमने मैकेनिज्म ऑफ प्रोपोगेशन पढ़ा, हमने फ्री स्पेस प्रोपोगेशन पढ़ा, हमने
टाइप्स ऑफ लॉसेस पढ़े। मैं समझती हूँ कि आप सबको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मेरे लेक्चर को शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वेट करिए मेरे अगले लेक्चर का। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय।